बार जल्दी से आरईसी के नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आय जो है वो उसमें कमी देखने को मिली है। 6,000 करोड़ से घटकर आय का जो फिगर आया है वो करीब 5980 करोड़ का आया है। डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है, करीब 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का यहाँ पर ऐलान हुआ है। और मुनाफा इस बार जो कंपनी ने पोस्ट किया है वो 1320 करोड़ के आसपास का पोस्ट किया है। आरईसी देखिए इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। नतीजे आने के बाद यहाँ पर हरे निशान में यहाँ पर कारोबार देखने को मिला। इस वक्त करीब 2% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ और भी नंबर्स अवेटेड है यहाँ पर। एनआईआई और मुनाफे के फ्रंट पर किस तरह के नंबर्स देखने को मिलते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मोटा मोटी फिलहाल अभी यहाँ पर शायद ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। नतीजों की बात करें तो मुनाफा आय में ज़रूर कमी हुई है, लेकिन मुनाफे में यहाँ पर हल्की बढ़त देखने को मिली है। और नतीजों के बाद देखिए आरईसी के शेयर में इस वक्त 3% की मजबूती के साथ आरईसी का शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए जीएसएफसी के भी स्टॉक पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए थे और आय की बात करें तो करीब 8% की कमजोरी कंपनी के आय के फ्रंट पर देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखें तो 200% की मजबूती इस वक्त देखने को मिली है। कहाँ से देखने को मिली इतनी बढ़त, इस पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जीएसएफसी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो। हाँ, यस बताइए सर। नतीजों की अगर बात करें तो इस बार ग्रोथ कहाँ से देखने को मिली है? जो मुनाफे के फ्रंट पर इस बार करीब 200% का जंप इस बार देखने को मिला है, कहाँ से आई है? और इस बार डिमांड सिनेरियो किस तरीके का? अगर दोनों सेगमेंट की हम बात करें, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज दोनों सेगमेंट की, तो किस तरह का कंट्रीब्यूशन इस बार इन दोनों ही सेगमेंट से देखने को मिला है? हाँ, तो फर्टिलाइजर में थोड़ा वीक है। एक वन टाइम इफेक्ट भी है 70 करोड़ का, उसका भी इम्पैक्ट है टर्नओवर और प्रॉफिट में फर्टिलाइजर में। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है मार्जिन में Q4 में। जो बढ़ोतरी आई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, नेट प्रॉफिट में, वो इनकम टैक्स के राइट बैक के हिसाब से है। हमारा विंड मिल का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात चल रही थी, ज़्यादा हमको टैक्स एग्जम्पशन विंड मिल के ऑपरेशन पे मिलना चाहिए, मगर हम कंजर्वेटिव कंपनी होने के नाते हमने थोड़ा कंजर्वेटिवली टैक्स प्रोविजन ज्यादा किया था। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी बात का स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमको टैक्स प्रोविजन राइट बैक करना है। तो वो 91 करोड़ किया है और वो लंबे समय तक ये बेनिफिट मिलता रहेगा आगे जाके भी। मिस्टर नानावटी, जैसा आपने कहा कि टैक्स राइट बैक्स की वजह से ये जो जंप हम देख रहे हैं मुनाफे में वो देखने को मिला है, लेकिन जहां तक डिमांड आउटलुक की बात है, इस बार मॉनसून 2 दिन पहले आया है और उम्मीद भी है कि सामान्य रहने वाला है इस बार मॉनसून। तो ये कितना बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर हो सकता है, कितना बड़ा ट्रिगर हो सकता है, और डिमांड किस हद तक आप देख रहे हैं बढ़ती हुई? तो हमने पूरे साल में 15 लाख टन फर्टिलाइजर बेचा है और हमारा प्लान है कि अच्छे मॉनसून के हिसाब से 19 या 20 लाख टन फर्टिलाइजर की बिक्री होगी ये करंट साल में। और लास्ट ईयर जो प्राइसेस भी कम करने पड़े थे, अच्छे मॉनसून नहीं हुआ था इसी कारण, तो वो भी इस दफ़ा नहीं होगा। तो हम प्राइस और मार्जिन में भी फर्टिलाइजर में करेक्शन देख रहे हैं ये साल में, तो वो पॉजिटिव है हमारे लिए। जी, अगर आप कुछ परसेंटेज टर्म्स में बता सकें, कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आप देख रहे हैं? और अगर क्योंकि मॉनसून पॉजिटिव रहेगा और आप भी पॉजिटिव लग रहे हैं उसको लेकर, पिकअप करेगी डिमांड, किस हद तक की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर अगले क्वार्टर्स में? पूरे साल में हम 25% से ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली थोड़ा ये मॉनसून का ये क्वार्टर में ज्यादा होता है, दूसरे सेकंड क्वार्टर में भी मॉनसून का डिमांड के हिसाब से ज्यादा रहता है। तो फर्स्ट हाफ में काफी ग्रोथ होना चाहिए, दैट इज वो जैसे मैंने बताया मोर देन 25% वो होना चाहिए, ऐसा हम आशा करते हैं। और शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और बातचीत की नंबर्स पर। फिलहाल शेयर की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स के बाद
हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। बिटा फ्रंट पे 1.5% तक की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल अब बात करते हैं बैंक्स की और खासतौर पर सरकारी बैंक के एनपीएस को लेकर सरकार अब सख्त होती हुई दिख रही है। 50 कंपनियों की एक लिस्ट सरकार ने जारी की है, सूची बनाई है। मेरे सहयोगी अंचल मौजूद भी है। अंचल, अब देखा जाए तो आरबीआई काफी कैलकुलेटिव वे में आगे बढ़ रही है और जिस तरह से एक वॉच लिस्ट तैयार की है 50 कंपनियों की, क्या इस पर निर्देश दिए गए हैं बैंकों को, किस तरह से इस पर काम शुरू होगा? शुक्रिया पल्लवी। देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं अब पूरी तरह फोकस अपना कर दिया है टॉप 50 कंपनियों पे, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा एनपीए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं इस समय बैंकिंग सेक्टर के अंदर। सरकारी बैंकों की अगर बात करें, अभी एनपीए जो है सरकारी बैंकों के दिसंबर अंत तक करीब 6 लाख करोड़ के थे, जिसमें से 80% यानी ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो इन टॉप 50 कंपनियों से आया, जिसके अंदर भूषण स्टील, वीडियोकॉन, जेपी ग्रुप जैसे कंपनियां शामिल हैं। सरकार और आरबीआई दोनों ने ही बैंकों को एक, जिसे कहते हैं ना, वन यूनिलैटरल एक निर्देश दिया है कि अब जो रिकवरी की प्रक्रिया है उसको तेज़ किया जाए। जितने मेजर्स यूज़ हो सकते हैं, जितने पॉसिबल एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर किया जाए। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत करें, प्रमोटर चेंज कर करें। यानी अब कहीं ना कहीं सरकार ने बैंकों को एक तरह से एक अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द और इफेक्टिव तरीके से इस पैसे को रिकवर करना है और बैंकों को ही ये प्रक्रिया शुरू करनी होगी। आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए पल्लवी। भूषण स्टील जैसी कंपनी, इस तबके सबसे ज्यादा एनपीए इस समय इसके हैं, करीब 90,000 करोड़ के एनपीए हैं सरकारी बैंकों पे। वहीं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज 58,000 करोड़ के एनपीए हैं। जेपी ग्रुप की तरफ से 55,000, एस्सार लिमिटेड 50,000 करोड़ के एनपीए हैं। बाकी कंपनियां जो शामिल हैं उनमें जिंदल ग्रुप शामिल है, आलोक इंडस्ट्रीज, लैंडको ग्रुप, एबीजी शिपयार्ड, पुंज रॉयड। यानी कहीं ना कहीं स्टील, पावर और जो इंफ्रा बेस्ड कंपनी है वो इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रही है सरकारी बैंकों पे। और साथ ही जो शिपिंग कंपनी जैसे एबीजी शिपयार्ड है, अबन होल्डिंग है, इनकी तरफ से भी अब एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, ये कुछ कंपनी हैं जो आरबीआई के वॉच लिस्ट पर आ चुकी हैं और कुछ एक्शन यहाँ पर आरबीआई की तरफ से और सरकार दोनों की तरफ से देखने को मिलेगा। हेमंत हजारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बैंकिंग एनालिस्ट, इस खबर पर और डिटेल्स में बात करने के लिए। सर, सरकार ने कुछ टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट निकाली है जिनमें कि करीब इस वक्त अगर बैंकिंग एक्सपोजर, कुछ बैड लोन का एक्सपोजर देखें तो करीब 4 से 5 लाख करोड़ का एक्सपोजर है तमाम बैंकों का। इस तरह के कदम पहले भी उठाए हैं एनपीए में सुधार करने के लिए, काफ़ी सारे कदम और काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं, लेकिन ये जो फोकस्ड तरीके से सरकार और आरबीआई मिलकर काम करना चाह रही है और टॉप 50 कंपनीज पर जो फोकस की बात कर रही है, इससे किस तरह का फायदा बैंकों को मिलता हुआ दिखाई देगा? मुझे पता नहीं क्या फायदा हो जाएगा, because what we have to see is what action does the government plan to take against these defaulting business groups. ये बहुत से बिजनेसमैन बैंक से पैसे लेते हैं और उनके प्रोजेक्ट में नहीं डालते हैं, सिर्फ बाहर घुमाते हैं और फिर वो उनको राइट ऑफ चाहिए ना। ऐसा कैसा तरीका से बैंकिंग हो सकता है? तो कानून होना चाहिए उनके साथ। दे हैव टू बी पनिश्ड वेयर देयर हैज बीन डाइवर्शन एंड साइफनिंग ऑफ फंड्स। The government has to punish them. The banking sector cannot keep taking haircuts to satisfy the diversion of funds. So आप देखेंगे क्या एक्शन गवर्नमेंट लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सब बातें कि बैंकिंग सेक्टर हेयरकट लेगा। बैंकिंग सेक्टर क्यों हेयरकट लेगा जब ये सब बिजनेसमैन पैसे, हमारे पैसे, डिपॉजिटर के पैसे से सब चलाते हैं, उनका पर्सनल लाइफस्टाइल भी चलाते हैं। तो ये तरीका कैसा अलाउ हो सकता है? राइट सर, और काफ़ी सही कहा आपने कि अभी तक ये जो राइट ऑफ का तरीका होता है बैंकों का, इससे कुछ ग्राउंड रियलिटी कुछ सुधर नहीं रही है। लेकिन अभी तक भी, इसके पहले भी है, आज तो ये जो अनाउंसमेंट आई वो तो अपनी जगह थी, लेकिन इसके पहले भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट आए हैं। क्या ग्राउंड लेवल पर आपको कुछ ठोस कदम उठता हुआ दिखाई दिया है? क्या वाकई यहाँ पर सुधार देखने की कुछ उम्मीद आपको दिख रही है बैंकों के जो एनपीए के हालात है वहाँ पर? नहीं इम्प्रूव हो रहा है, सब तरफ सब जगह कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ एनपीए बढ़ा जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में और आरबीआई एक या दोनों का नया स्कीम्स बोलते जा रहे हैं। ये सब स्कीम्स पहले आरबीआई के सब फेलियर हो चुके हैं और ये सब नया स्कीम्स डाल रहे हैं। तो ये सब पब्लिक को ऐसा सोचते हैं हाँ हम कुछ कर रहे हैं, पर क्योंकि ये एनपीए के बारे में बहुत साल हो गए हैं, कुछ नहीं सब्सटेंशियल रिकवरी हुई है बैंकिंग सेक्टर के साथ, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ मदद नहीं दिया है बैंकिंग के लिए
कि ये दिशा में जजमेंट होगा, ये है। और बाकी सारे लोग निजी मुचलके पे छूट गए। निजी मुचलके पे छूट गए। हमारे साथ 20,000 रुपए का ओरली उन्होंने कहा। आज जो मामला चला है कोर्ट में, सारे लोग कोर्ट के सामने पेश हुए, उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ी? प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय अडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कोर्ट ने अभी जजमेंट लिखा रही है। वो अगर अलाउ करते हैं तो मुकदमा नहीं चलेगा, और डिस्चार्ज पे अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्रेम होंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपने क्या कहा? डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे हमने वही कहा है जो पहले भी कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई मेड आउट केस नहीं होता है। इनका बाबरी स्ट्रक्चर के विध्वंस में किसी तरह से योगदान नहीं था। ये लगातार क्राउड को रोक रहे थे, यही हमारा कहना। आरोप तय करने को लेकर क्या चल रहा है? जो ऑर्डर रिजर्व है आज ही इसको अभी तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, 10 मिनट बाद आपको अपडेट हो जाएगा। 20,000 रुपए का निजी मुचलके। आरोप तय करने को लेकर क्या हुआ अभी? आरोप तय तभी होगा जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। आरोप डिस्चार्ज का मतलब यही है कि आरोप न फ्रेम किया जाए, चार्ज न फ्रेम किया जाए, तो चार्ज डिस्चार्ज उसके बाद 2 चार्ज फ्रेम करेंगे। तब तक क्या ये सारे लोग अदालत के भीतर मौजूद? हाँ, जितनी देर जजमेंट अभी जज साहब लिखा रहे हैं, बहस कंप्लीट हो गई, प्रोसीडिंग पूरी हो गई, हम लोग बाहर निकल आए हैं। अब वो जजमेंट करेंगे, उसके बाद माननीय अडवाणी जी और बाकी लोग। यानी आज शाम तक जजमेंट आ जाएगा? अभी थोड़ी देर में। प्रशांत सिंह अटल। तो बाबरी डिमोलिशन केस में सीबीआई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। 12 आरोपियों को, जिनको आज उनके आरोप तय होने थे, सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी गई है 50,000 के कॉम्पनसेशन पे। एक निजी मुचलके पर सभी आरोपियों को जमानत मिली। इसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। मेरे सहयोगी राजेश जी भी मौजूद है न्यूज रूम से। कितनी बड़ी राहत से मानेंगे राजेश जी, इन सभी 12 आरोपियों के लिए 50,000 के कॉम्पनसेशन पे राहत तो मिल गई है, लेकिन जहां तक चार्जेस की बात है, जैसा हमने सुना काउंसिल को भी कि अगले 10 से 15 मिनटों में चार्जेस की डिटेल्स भी सामने होंगी। बिल्कुल, देखिए, इसे एक छोटी सी राहत ही कहा जाएगा कि क्योंकि ये पर्सनल बॉन्ड पे इन लोगों को अभी जमानत दी गई है, यानी कि अभी इन पे कोई जेल नहीं जाएंगे ये लोग। लेकिन जो आरोप तय होने हैं वो ऑलरेडी उस पर अभी सुनवाई होगी, और उस पर अभी जजमेंट आना है कि जो आडवाणी और बाकी जो आरोपियों थे उनके तरफ से डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन मूव किया गया। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि उन पर आरोप तय नहीं किया जाए, जबकि इस पे फैसला कोर्ट को लेना है। अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तब उन्हें रिलीफ मिलेगी, जिसकी संभावना काफ़ी कम है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब जो कोर्ट है वो आरोप तय करेगी किस किस सेक्शन में क्या क्या आरोप तय किए जाते हैं। उसके बाद उन आरोपों पे फर्दर हियरिंग्स होगी, और उस हियरिंग्स वो लंबा चल सकता है, वो कोर्ट डिसीजन ले सकता है, वो डे टू डे हियरिंग होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। तो शायद वो डे टू डे हियरिंग हो, वो हियरिंग कंप्लीट होगी, और वो हियरिंग कितनी दिन चलती है ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जब फैसला आएगा वो आखिरी फैसला होगा। हालांकि उस फैसले के बाद भी ये मामला हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं अपील में, अगर आरोपियों के अगेंस्ट जजमेंट आया तो। लेकिन ये तय है कि ये अब हियरिंग होगी और हियरिंग चलेगा, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है या नहीं, इसकी जजमेंट जैसा कि ये वकील अभी बता रहे थे, ये कुछ देर में 15-20 मिनट में आ सकता है। कुछ ही देर में चार्जेस को लेकर भी डिटेल्स सामने होंगी। राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर मिस्टर ML लाहौटी भी है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो यही आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल कितनी बड़ी राहत आप इसे मानते हैं, क्योंकि 50,000 के एक पर्सनल बॉन्ड पे सभी को जमानत तो मिल गई, लेकिन चार्जेस अभी तय नहीं हुए हैं। कोई भी फैसला आता है तो हायर कोर्ट में जाने की कितनी संभावनाएं हैं? लाहौटी जी, आप सुन पा रहे हैं? चार्ज जी। और दूसरा है बेल मिलने से एक ही इनको आराम हो गया कि यदि कोई कारण से चार्जेस फ्रेम होते हैं तो इनको कोर्ट से सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा। साधारणतः जब भी चार्जेस फ्रेम होते हैं, चार्जशीट फाइल करने के बाद, चार्जेस फ्रेम के बाद एक्यूज्ड को कस्टडी में लिया जाता है या जेल भेजा जाता है, और उसके बाद उसकी बेल की सुनवाई वगैरह होती है। किंतु इनको जब बेल ग्रांट हो गई है, एक बात तो स्पष्ट है कि जो भी लोग आज पेश हुए, अडवाणी जी और बाकी लोग, इनका जेल जाना कोई जरूरत अब नहीं है, इनको एग्जम्पशन ग्रांट हो गया। अब दूसरा प्रश्न है डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मेरी समझ में उम्मीद उसमें कम है,
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सेक्शन 120B और बाकी जो सेक्शंस हैं, मात्र कुछ सेक्शंस अडवाणी जी और बाकी नेताओं पर लगाए जाएं, और जिन लोगों ने पर्सनली डायरेक्टली बाबरी मस्जिद के अंदर ध्वंस करने में कार्य किया है, उनके विरुद्ध सीरियस चार्जेस लगाए जाएं। ये जरूर संभव है, किंतु डिस्चार्ज का मेरी समझ में कोई ये केस नहीं बनता, खासकर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। सुप्रीम कोर्ट में यदि डिस्चार्ज का केस होता तो शायद यहीं पे सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और डिस्चार्ज का केस भी सुप्रीम कोर्ट में आर्गू किया जा सकता था। इसलिए मेरा मानना है कि एक सीमित राहत है जब तक कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं होती। हाँ, ये राहत भी लंबी हो सकती है, क्योंकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन, जैसा मैंने कहा, चांसेस कम है डिस्चार्ज एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होएगी, और यदि कुछ धाराओं पर भी हुआ तब भी इनको बेल मिली हुई है, इनको कोई तकलीफ नहीं है और केस चलता रहेगा। और ये केस है, ये ट्रायल वैसे नहीं चल सकती जैसे कि आम ट्रायल चलती है, कई अरसे तक, कई सालों तक चलती है, वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम निश्चित किया हुआ है और उसी टाइम फ्रेम के अंदर फैसला देना होगा। हाँ, यदि आडवाणी जी वगैरह के अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग चार्जेस रखते हैं तो नेचुरली उनके जो एडवोकेट्स हैं वो हायर कोर्ट में, अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। सर, आप बने रहे हमारे साथ। राजेश जी, जैसा कि एमएल लाहौटी जी ने बोला कि जो चांसेस है वो ये है कि चार्जेस अगर आते हैं, कुछ सीरियस चार्जेस, तो हाई कोर्ट में जाने की संभावना जरूर है और वो अपील भी कर सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे लाहौटी जी से? राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? मिस्टर लाहौटी, हम ये जानना चाह रहे हैं दो क्वेश्चन। पहला ये कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फिक्स किया है, वो टाइमलाइन कब तक ये जजमेंट आ सकते हैं, और जिस सेक्शंस में आरोप तय किए गए हैं इन आरोपियों पर, खासकर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती वगैरह पर, इंसाइटिंग मॉब्स पे, उसके तहत अगर इन्हें सजा होती है तो वो सजा कितनी बड़ी और कितनी लंबी हो सकती है? कि कौन कौन सेक्शंस के अंदर किया गया है, तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। हालांकि ये सब ज्यादातर ये पब्लिक ऑफेंसेस के अंदर आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं ये सब, और बेलेबल जरूर हैं, तो इतने सीरियस ऑफेंसेस नहीं हैं ये। किंतु जैसा कि मैंने कहा कि मेरी जानकारी जहाँ तक है, इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी 120B का चार्ज होना चाहिए, और यदि 120B का है तो उसके अंदर ये जरूर प्रमाणित कर सकते हैं कि इन्होंने इंसाइट करने में कोई रोल प्ले नहीं किया था, और ध्वंस करने में तो इनका रोल बिल्कुल ही नहीं था, कोई प्रश्न ही नहीं था। तो ऐसे के अंदर इनका डिस्चार्ज का जब तक 120B है कुछ मामला बन सकता है। और इंसाइटमेंट के अंदर इनके विरुद्ध क्या गवाही आई है, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, या जैसे कोई वीडियो लिया गया है, या कोई गवाहों ने डायरेक्ट, जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने बोला है, हम देखा था आडवाणी जी वगैरह को कि भाई जो जिन्होंने ध्वंस किया उनको उकसाया हो, ऐसी कोई बात हो तो अलग है। अदरवाइज मेरी समझ में जहाँ तक मॉब को इंसाइट करने का प्रश्न है, उसमें इनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। हाँ, 120B जो है उसमें डिस्चार्ज होना मुश्किल है, क्योंकि आखिर वो साइट पे थे, बाबरी मस्जिद का ध्वंस जहाँ हुआ वो वहाँ पे थे, और चूंकि वो थे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कुछ रोल होने की संभावना हो सकता है। तो मेरा मानना है कि 120B तो होगी, और इंसाइटमेंट और प्रोवोकेशन या मॉब को करने में इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। किंतु यदि मेरे को एग्जैक्ट सेक्शंस का मालूम हो मैं और डिटेल्स में बता सकता हूं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और अपनी प्रतिक्रिया दी इस बड़ी खबर पर। तो फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबरी डिमोलिशन केस में चार्जेस अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन एक पर्सनल बॉन्ड पर 50,000 के मुचलके पर सभी 12 आरोपियों को जमानत मिल गई। एक ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस बात की बड़ी खबरें होंगी, साथ ही FNO कॉलर शो लेकर मेरे से होगी रजत भी मौजूद है।
तो बिल्कुल मार्केट्स पे बिल्कुल फ्लैट ट्रेंड आज के सत्र में है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्पॉट के हिसाब से जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट पे कामकाज कर रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बाजार पे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद अब जानकार यहाँ से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दायरे में फंसते हुए नजर आए। शार्प तेजी नहीं तो शार्प डाउनफॉल भी बाजार पे एक्सपेक्टेड नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी स्पॉट का दाम ज़्यादा है, निफ्टी फ्यूचर्स का कम, यानी कि डिस्काउंट पे इस समय कामकाज हो रहा है। लेकिन आज जिस तरीके का ट्रेंड इमर्ज हो रहा है उसमें एक दायरे में बने हुए हैं और जो सेक्टर स्पेसिफिक चाल बन रही है बहुत स्ट्रांगली आज के सत्र में खरीदारी हुई है। निजी बैंकिंग क्षेत्र में एडीएजी पैक में एक बाउंस बैक देखने को मिला है और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते चढ़ते हुए नजर आए। तो आज न्यूज फ्लो ड्रिवन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा पैक जो लगातार पिछले कुछ दिनों में दबाव में था वहीं पर ही आज एक पुल बैक देखने को मिला है। और इंपॉर्टेंट जो मैं सुबह से कह रहा हूं कि जो ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है वो 9700 की स्ट्राइक में बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ना शुरू हो गया है। तो हर हाई लेवल पे अब हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस 50-50 पॉइंट्स के लेवल पे निफ्टी जो है वो फेस करता हुआ नजर आए। तो स्टैगर्ड वे में चलेगा या फिर एक रेंज में फंसा रहेगा बाजार, ऐसी उम्मीद ज़्यादा की जा सकती है। मेरे साथ समीर चौहान जी इस समय मौजूद हैं। समीर जी शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर आपने क्लाइंट्स को क्या बताया यहाँ पर, अब निफ्टी का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट या फिर मैं ये कहूँ कि रेंज क्या प्रेडिक्ट किया आपने इस हफ्ते के लिए? देखिए रजत, मैं थोड़ा ब्रॉडर व्यू से आपको बताना चाहूँगा। लास्ट 4-5 महीनों में हमने रिलेंटलेस तेज़ी देखी है विदाउट एनी करेक्शन, और हम हर एक करेक्शन में हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम मेंटेन करते आए और एग्रेसिवली हमारा जो पॉजिटिव बायस है हमने मेंटेन किया हुआ है। बट अभी 9600 9720 ये एक इम्पॉर्टेंट बैंड है निफ्टी के लिए और ये काफ़ी मेजर हर्डल है विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पे पॉसिबली अभी जो अपसाइड है वो लिमिटेड है और यही है, अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है तो ये 100 पॉइंट के रेंज में अभी थोड़ी पोजीशंस लाइट करनी चाहिए और मार्केट में थोड़ा एग्रेसिव पोजीशंस यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो उसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और फिलहाल तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट 1 या 2 वीक तक एक कंसोलिडेशन मार्केट में रहेगा, वेरिन ऊपर की तरफ 9700 एक रेजिस्टेंस बन के आएगा और नीचे की तरफ जितना भी इंट्राडे में आपको 9550 9540 की डिप मिलेगी वहाँ पे अच्छी खासी हम खरीदारी देख सकते हैं। तो फिलहाल तो एक रेंज बाउंड एक्शन है, बट अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है तो ऊपर की तरफ मार्केट्स में जो आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है उसमें प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए। चलिए पहले कॉलर इसी बीच हमारे साथ इस समय लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ तरुण जी हैदराबाद से लाइन पे मौजूद हैं। तरुण जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मेरे पास अशोक लेलैंड की एक 110 की कॉल है 35 पैसे से। 110 की बहुत भारी कॉल ली है सर, मतलब आउट ऑफ द मनी है। कितने का स्तर बताया? 35 पैसे पे ट्रेड कर रही है सर? कितने आपने? अच्छा, उम्मीद क्या कर रहे हैं आप अशोक लेलैंड के? देखिए जब पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिव हो चुका है, आप मानते हैं 110 के लेवल तक पहुंच जाएगा ये स्टॉक? इतने बुलिश हो गए आप? सर इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड लिया है। चलिए ठीक है, मैं ये भी समझ सकता हूँ क्योंकि लॉट साइज बहुत हैवी है, तो आपने कहा चलो कम प्रीमियम देके कहीं ना कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा ले, पर ये ऐसा अक्सर होता नहीं है मार्केट में। आपको थोड़ा आसपास की कॉल खरीदनी होती है जिस स्ट्राइक पे काम हो रहा होता है। तो समीर जी बताएं, 110 की स्ट्राइक है, 35 पैसे पे खरीद रखी है, तेज है शेयर नो डाउट, ऑटो सेक्टर पे भी अच्छी खरीदारी हो रही है इस पर्टिकुलर सीरीज में। अशोक लेलैंड लगता है आपको शार्पली मूव करेगा 110 की तरफ, तभी इनको मुनाफा होगा? देखिए ये स्टॉक ने हालांकि लास्ट 2-3 महीनों में अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया है। अगर फ्राइडे की हम स्पेसिफिकली इसके एक्शन देखें तो ये स्टॉक ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था। कैश में इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी और अगर हम डेरिवेटिव्स में देखें तो इसमें लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखे हैं फ्राइडे को। आज भी हम अच्छी खासी एक्शन दिख रहे हैं, बट 110 मतलब यहाँ से ये 20% हो गया और ये स्टॉक जनरली एक स्लो मूवर माना जाता है, तो इसमें एक्सपेक्टेशन रखना 110 वो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत भी इनको मुनाफा होता है वहाँ पे से एग्जिट कीजिए, और अगर इनको रिस्क लेना है तो मेरे ख्याल से एट द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जो 95 का या 100 का स्ट्राइक प्राइस में ही इनको पोजीशन लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर कैश में खरीद लीजिए सर, इतनी बाहर की चीज़ खरीदने से अच्छा कैश में खरीद लीजिए, वही ठीक है। कम से कम पोजीशंस आपकी ज़्यादा अगर नीचे भी गई तो कैश में डिलीवरी तो होगी आपके पास। आपने बहुत बाहर का सौदा आपने पकड़ रखा है। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, लॉटरी अगर लग जाए तभी होंगे। नो डाउट अशोक लेलैंड यहाँ से चढ़ सकता है, लेकिन आपकी कॉल 110 की स्ट्राइक की है, बहुत बाहर की कॉल है सर, एडवाइस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मेरे साथ इसी बीच अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, मनीष जी थाने से मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार, पूछिए सर, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी सवाल। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का कॉल है 315 की स्ट्राइक रेट की। अच्छा। 2 लॉट्स है @ 11.45 और दूसरी है यस बैंक की 1500 की कॉल 2 लॉट्स 26.37 के रेट पे।
26-30 के आसपास। चलिए पहले आईसीआईसी बैंक, क्योंकि ये सौदा आपने बनाया 11.5 रुपये पे, 12 रुपये के आसपास ही चल रहा है ये सौदा, लेकिन आईसीआईसी बैंक लग कैसा रहा है समीत आपको? फिलहाल 315 की कॉल जो है इनके पास, 11.5 रुपये की खरीद है, 12 रुपये भाव आ रहा है, होल्ड करना चाहिए क्या? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ऑफ लेट हमने क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखा है आईसीआईसी बैंक से, और जो उसकी जो रेंज बन चुकी थी 2-3 महीने से, उसके डिसाइसिव ये बाहर आ चुका है, तो इसमें ये पॉजिटिव ट्रैक्शन और कंटिन्यू रहेगा। सो नियर टर्म में हमारा मानना है कि 328-330 के लेवल इसमें देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए। यहाँ से इनको अच्छा खासा अप्रिसिएशन आ सकता है। अगर नेक्स्ट वीक ये लेवल्स आते हैं 328-330, तो ये कॉल का भाव एटलीस्ट 16 से 17 रुपये हो सकता है। येस बैंक पे भी राय दें सर, क्योंकि 1500 की कॉल है इनके पास, 26 रुपए के आसपास की, फिलहाल 24 रुपए पे रूल कर रही है, इसको भी होल्ड करना चाहिए? येस बैंक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड तो ये बता रहा है। जी हाँ, इसमें स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 दिनों के एक्शन में ये स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी देखी है, बट इन्होंने जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया हुआ है वही इसके लिए एक मेजर हर्डल है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक तक मूवमेंट आती है तो इसमें से थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है, बट अगर नेक्स्ट वीक तक ये स्टॉक में मूवमेंट नहीं आती तो मेरे ख्याल से इसमें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि 1500 का इसको एटलीस्ट नियर टर्म में एक अच्छा खासा हर्डल बन चुका है। चलिए इसी बीच अगले व्यूअर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश जी इस समय लाइन पे मौजूद हैं। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए सर क्या पूछना चाहते हैं आप? मुकेश जी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? चलिए लगता है कि संपर्क इनसे अभी कट गया है, लेकिन इनके जो सवाल हमारी टीम के पास आया वो है पीएफसी पर। उम्मीद करता हूँ कि खरीदारी, जी हाँ लॉन्ग किया है इन्होंने ये पर्टिकुलर सौदा, और 125 रुपये बहुत बेहतर ये एक ट्रेड साबित हो रहा है जिन्होंने बहुत चौंकाया है आज के सत्र में ट्रेडर्स को। एकदम से डिप हुआ नतीजों के बाद, आज के दिन का जो लो टेस्ट किया इस पर्टिकुलर काउंटर ने वो है 122 का, और इनकी खरीद है 125 रुपये की। समित बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही फैसला लिया, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन चुकी है अब एक इस लॉट में। इसको होल्ड करें या फिर यहीं पर ही अपने सौदे को काट दिया जाए? देखिए ये स्टॉक में काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ऑफ लेट 2 वीक से इसमें स्टॉक में एक नोज डाइव देखा है, स्टॉक ने 20-25% का करेक्शन देखा है, और आज लो लेवल से एक शार्प रिकवरी आई। तो इसमें ये मानना है कि ये स्टॉक में 1-2 दिनों के लिए वोलेटिलिटी रहेगी, तो इनको वो कंसिडर करना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ 141-145 का एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से कोई भी और 5-6 रुपये की मूव आती है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक और ये वोलेटिल हो सकता है। चलिए इसी बीच धर्मेश जी से बात करते हैं, सूरत से लाइन पे मौजूद हैं। धर्मेश जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, कल मैंने 17 रुपये 50 पैसे का पुट लिया है 1 रुपये की प्राइस पे। अच्छा, ये सर कल से हमारे पास रिलायंस कम्युनिकेशन के जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ये न्यूज़ फ्लो के बाद आप पुट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी एक दर्शक ने यही पूछा था कि मैंने नेगेटिव ट्रेड कर लिया रिलायंस कम्युनिकेशन। वो क्या है, मार्जिन कम था तो मैंने थोड़ा अंदर का खरीदा था, तो क्या ये हो सकता है कि 17 रुपये जाएगा? हाँ, टारगेट्स तो है नो डाउट। देखिए 17-18 रुपए की बातें तो चल रही हैं इस समय, लेकिन आज मैनेजमेंट का बयान आ गया है, उनका कहना है कि जल्द डील पूरी हो जाएगी एयरसेल की, और इनफैक्ट कुछ रकम भी इनको 11,000 करोड़ की मिल जाएगी, उसके चलते फिर से एक बाउंस बैक आ गया। न्यूज़ ड्रिवन जब बिकवाली आई तो न्यूज़ ड्रिवन खरीदारी भी तो आ सकती है, ये भी तो समझिए आप। 21 रुपये के आसपास अब रूल कर रहा है, और आपकी पुट बहुत पीछे छूट गई है। क्या करना चाहिए सुमित? इन्हें 17.5 रुपये के आसपास की इन्होंने पुट जो है खरीद रखी है, होल्ड करें, निकल जाए यहीं पर ही, 70 पैसे मिल रहे हैं अभी। देखिए मेरे ख्याल से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और लास्ट 1-1.5 वीक से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है, लोगों को बाइंग करनी थी, और अभी सडनली ये स्टॉक अच्छा खासा गिरने के बाद लोगों को इसमें शॉर्टिंग करनी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा अभी न्यूज़ आने के बाद ये स्टॉक में इमीडिएट करेक्शन आना। फिर भी अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो मैं कैश में 23 का एक ट्रिगर पॉइंट होगा, वो अगर लेवल ब्रेक करता है तो इसमें अच्छी खासी हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। तो अगर इनको होल्ड करना है तो कैश में 23 का लेवल एक स्टॉप लॉस मान के चलिए। नहीं तो 23 आ गया तो फिर तो ये बिल्कुल ही गल जाएगी जो पुट होगी, तब तक तो होल्ड करने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। देखिए सर आपकी कॉल है, 17.5 बहुत पीछे छूट गया है, निचले स्रोत से एक बाउंस बैक आ गया रिलायंस कम्युनिकेशन पे, एग्जिट कर जाएं। 70-80 रुपये जो भी 70-80 पैसे जो भी मिल रहे हैं उसको लेकर एग्जिट कर जाएं, क्योंकि अब आपका तो फेवर नहीं कर रहा है जो आपने ट्रेड बनाया है। अगर थोड़ा सा भी पोजीशंस आपके नियर बाय होती है ना 17-18 रुपये के आसपास, तब तो मैं बोलता कि यहाँ पर होल्ड करने में ही यहाँ पर ठीक रहेगी।